So hello everyone, welcome back to Biologics. This is the 10th lecture of sexual reproduction in flowering plants. इसके पहले के लेक्चर्स में हमने बहुत सारी इन डेप्थ नॉलेज ली हुई है, हर चीज के बारे में अब हमको सारी चीजें पता है जो भी इस चैप्टर के अंदर था। ठीक है, ये चैप्टर पहला चैप्टर था, काफी लेंदी था, 12th का है, सीबीएसई है ना। और इस चैप्टर में जो चीजें दी हुई है, काफी सारी चीजें बहुत कॉन्साइज फॉर्म में दी हुई थी, लेकिन हमने उन सभी को इलैबोरेटेड फॉर्म में पढ़ा है, समझा है। और अब आई गारंटी एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इस चैप्टर में कोई ऐसा वर्ड नहीं होगा जो आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, कोई ऐसा वर्ड नहीं होगा जिसका मतलब आपको नहीं पता हो, कोई ऐसा वर्ड नहीं होगा जो वहां क्यों है इसका रीजन आपको नहीं पता हो। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक की सारी चीजें समझ में आई होगी। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सीड। लेकिन अगर आप देखोगे कि तो सीड के टॉपिक में इन लोगों ने फ्रूट का भी थोड़ा सा पार्ट डाल दिया है, तो हम लोग यहाँ पे सीड, फ्रूट और यहाँ पे डोरमेंसी ऑफ सीड के बारे में पढ़ते चलेंगे। अपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी जो है इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर दैट इज 11th लेक्चर में लेंगे। तो खुशी की बात यह है कि अब इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ आपको 10th और 11th लेक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो चैप्टर है आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगेन आई रिपीट कि अगर किसी को किसी भी टॉपिक में, किसी भी वर्ड में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप एक कमेंट दे दीजिए। मैं हमेशा कमेंट्स रीड करती हूँ, मैं हमेशा उनका रिप्लाई करती हूँ। अगर मुझे कोई ऐसा कमेंट मिलता है जो मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर बच्चे को या फिर इस पर्टिकुलर इंसान को ये वाला चीज नहीं समझा है, तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाकर जल्द से जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीड। जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हम पहले पढ़ेंगे अपने नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हमारे किसके बारे में भाई, हमारे एनसीईआरटी की रीडिंग लगाएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए दोस्तों चालू करते हैं, आ जाओ। हाँ, एक और चीज कि जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, टेलीग्राम का लिंक आ जाएगा डिस्क्रिप्शन में, मैं कमेंट्स में भी डाल दूंगी। वहां आप क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, जहां जाकर आपको ये सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, उसकी आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं सीड की तरफ। अगर मैं सीड की बात करूं तो भाई सीड है क्या, इसको ना थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं ना, इतना रहेगा तो अच्छा लगेगा। ओके, थोड़ा सा कम, ओके ओके फाइन। ओके, सीड है क्या? सीड इज नथिंग बट फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, है ना। हमको पता है कि जब मेल गैमेट आता है, मेल गैमेट यानी जनरेटिव सेल, वो फ्यूज करता है हमारे फीमेल गैमेट के साथ, जो कि कौन है, हमारा एग, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है भाई, हमारे एम्ब्रियो सैक में। तो वहां पे फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, और वो एम्ब्रियो डेवलप करके क्या बनाता है, एक बनाता है सीड। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? क्या बनाता है भाई? सीड बनाता है। ये पता नहीं आज ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ, या शायद मुझ में ही कोई गलती है, मैंने ही इसको ढंग से समझा नहीं है। हाँ, हो सकता है। चलिए, सीड क्या है? सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई थी, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन हुआ था, जो फर्टिलाइजेशन हुई थी, जिससे हमको जाइगोट एम्ब्रियो मिला था, तो उसका जो आखिरी प्रोडक्ट है, आखिरी रिजल्ट है, वो क्या है, हमारा सीड। तो सीड इज बेसिकली व्हाट? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, है ना। आपका जो ओव्यूल है, जब वो फर्टिलाइज हो जाता है मेल गैमेट के साथ, तो हम क्या बोलते हैं भाई, ये आगे चल के क्या बनाएगा? सीड बनाएगा। तो सीड इज नथिंग बट व्हाट? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ठीक है, उसके बाद ये बता रहा है कि इसमें क्या क्या चीजें होती है। तो सबसे पहली चीज होती है इसमें सीड कोट। सीड कोट किससे बनते हैं मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, इसमें होते हैं कॉटिलिडन्स और इसमें होते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसके बारे में आपको पता है, इसके बारे में भी आपको पता है। सीड कोट किससे बनता है ये मैं आपको आगे आने वाले स्लाइड्स में आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, कॉटिलिडन्स जो है, इनके बारे में एक और चीज यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज याद रखनी है कि ये थिक होते हैं और स्वोलन होते हैं, यानी कि ये मोटे से होते हैं और फूले से होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कुछ फूड मटेरियल कैसा होता है, प्रेजेंट रहता है। इनके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है भाई? फूड रिजर्व, है ना। कि ये इनके अंदर क्या रहता है? स्टोर्ड रहता है। किस लिए? हमारे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए, है ना। कोई भी अगर चीज आपके फूड को स्टोर कर रही है तो वो आगे आने वाले एम्ब्रियो को, जो कि आगे जाके सीड बनाने वाला है, उसको डेवलप करने में हेल्प करेगी, है ना। तो हमारे एम्ब्रियो के लिए ये क्या करते हैं? फूड रिजर्व को स्टोर करके रखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? लेग्यूम्स, है ना। इनका एग्जाम्पल्स क्या है भाई? लेग्यूम्स। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, मैच्योर सीड के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, बहुत सारे क्या, 3 ही टाइप हो सकते हैं, जिनमें पहला टाइप है आपका एल्ब्यूमिनस, दूसरा है आपका नॉन एल्ब्यूमिनस, जिनको हम लोग एक्स एल्ब्यूमिनस भी बोलते हैं, और तीसरा है आपका पेरिस्पर्म। ये खैर इसको समझना थोड़ा सा जो है, आपको इस टॉपिक के अंदर नहीं लिखोगे, नहीं मेंशन करोगे तो भी चलेगा। सीड बेसिकली 2 ही टाइप के होते हैं, ये थोड़ा सा अलग है।
बताऊंगी क्यों अलग है ना। देखिए मेच्योर सीड जो है उसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट हो भी सकता है और प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है ना। मेच्योर सीड के अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट हो भी सकता है और प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है। एंडोस्पर्म क्या था? एंडोस्पर्म वो मटेरियल था जो कि आपके ग्रोइंग एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करता था? न्यूट्रिशन। क्या प्रोवाइड करता था भाई? न्यूट्रिशन। एम्ब्रियो के थोड़ा बहुत डेवलप होने के बाद ही, सॉरी, एंडोस्पर्म के थोड़ा बहुत डेवलप होने के बाद ही हम लोग एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट करते थे। इतनी बात आपको याद है? तो अगर कोई डेवलपिंग एम्ब्रियो पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन एल्बुमिनस या फिर एक्स एल्बुमिनस, ठीक है। और कोई एम्ब्रियो जिसको जो बोले कि भाई मुझे जितनी जरूरत है मैं उतना ही एंडोस्पर्म खाऊंगा, बाकी का एंडोस्पर्म रख दूंगा सीड जर्मिनेशन के लिए, तो उस सीड के अंदर थोड़ा सा एम्ब्रियो बचा रहेगा, है ना, सॉरी थोड़ा सा एंडोस्पर्म बचा रहेगा। ध्यान से सुनना क्या बोला जा रहा है। एम्ब्रियो है, ठीक है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए उससे पहले कोई तो भी इंसान बन गया जिसका नाम क्या था? एंडोस्पर्म। तो अगर ये ग्रोइंग एम्ब्रियो अपने ग्रो करने के लिए पूरा का पूरा अगर एंडोस्पर्म खा जाता है तो वैसे सीड को हम लोग क्या बोलेंगे? कैसा सीड है वो? नॉन एल्ब्यूमिनस या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन अगर कोई सीड है, सॉरी अगर कोई एम्ब्रियो है वो बोलेगा कि भाई मुझे ग्रो करना है, सही बात है, लेकिन मैं अपनी ग्रोथ में जितना एंडोस्पर्म लग रहा है उतना ही यूटिलाइज करूंगा, बाकी को वैसे ही रहने दूंगा, तो ऐसे सीड में थोड़ा सा एंडोस्पर्म बच जाता है सीड जर्मिनेशन के लिए, और ऐसे सीड को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमिनस। इतनी बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल क्या है? एल्ब्यूमिनस का एग्जाम्पल है वीट, मेज, बार्ले और कैस्टर, ठीक है। और आपके नॉन एल्ब्यूमिनस का एग्जांपल है पी या फिर ग्राउंडनट। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? पक्का। नेक्स्ट, पेरिस्पर्म क्या होता है? देखिए हमको पता है कि जब ऐसे एक ओवरी बना लेते हैं, ठीक है, ओवरी छोड़, ओवरी हटाओ, मान लो कि मैंने क्या बना लिया, एक बना लिया है मैंने, ये डिलीट कर दो सारा का सारा, यही बना लेते हैं। यहाँ मैंने मान लो कि एक ओव्यूल बना लिया है, यहाँ क्या है भाई? एक ओव्यूल है। इसके अंदर की चीज मैं अभी लेबलिंग नहीं कर रही क्योंकि उसको समझा के मतलब नहीं है, वो आपको ऑलरेडी आता है। आपको पता था कि ये जो ओव्यूल है इसके आजू बाजू कुछ तो भी ऐसी भी चीजें हैं, और ये वाला जो पार्ट था भाई, ये कैसा था? ये था न्यूसिलस का पार्ट। आपको याद है क्या? न्यूसिलस याद है क्या कि सबको? न्यूसिलस याद है? ओव्यूल के आजू बाजू बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हो कि न्यूसिलस कौन सा पार्ट है? आपके जो एंजियोस्पर्म, सॉरी एनाट्रोपस ओव्यूल है, तो उस एम्ब्रियो सैक को सराउंड करने वाला जो मास ऑफ सेल था उसको हम लोग क्या बोलते थे? न्यूसिलस। अगर मैं ये बोलूं कि ये एक एनाट्रोपस ओव्यूल है, एनाट्रोपस ओव्यूल है, तो ये इसका एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। अगर मैं बोलते बोलते वर्ड्स में कुछ गलती कर दे रही हूँ तो फिर मैं उसको सुधार भी रही हूँ, तो आप पूरी वीडियो देखिए, और अगर फिर भी मैंने किसी वर्ड में कोई गलती की है, कोई जो चीज मैं बोलना चाहती हूँ उसकी जगह मैं कोई और वर्ड बोल रही हूँ, तो प्लीज मुझे बताइए, ठीक है। तो ये है आपका एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। इसके अंदर ये क्या है? आपका एम्ब्रियो सैक। तो इस एम्ब्रियो सैक को सराउंड करके जो मास ऑफ सेल रह रहे हैं, जो क्या रह रहे हैं भाई? मास ऑफ सेल। इन मास ऑफ सेल को हम लोग बोलते हैं क्या? न्यूसिलस। क्या बोलते हैं भाई? न्यूसिलस। क्या बोलते हैं? न्यूसिलस। तो देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत न्यूसिलस क्या हो जाता है? बचा रह जाता है, मतलब कि उनमें परसिस्ट कर जाता है, स्टे बिहाइंड कर जाता है ना। यानी कि जब आपका जो सीड है, जब सीड मैच्योर हो रहा होता है तो उसमें थोड़ा बहुत न्यूसिलस का जो पार्ट है, जो कि क्या है? मास ऑफ सेल है सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक, वो थोड़ा बहुत रह जाता है उस सीड में, तो उसको हम लोग, वैसे सीड को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म। आ रही है बात समझ में? क्या बोलते हैं भाई? पेरिस्पर्म, जिसका एग्जाम्पल क्या है? ब्लैक पेपर या फिर बीट रूट, है ना। क्या एग्जाम्पल है भाई? ब्लैक पेपर या फिर बीट। आपको इतनी बात समझ में आ रही है क्या? इतनी बात समझ में आ रही है? एक बार और रिकैप दे दूं। सीड क्या है? सीड इज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, है ना। जब आपके फीमेल गैमेट को मेल गैमेट फर्टिलाइज कर देता है तो आपका जो ओव्यूल है वो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कहलाता है, ये आगे जाके सीड बनाता है, इसीलिए बोलते हैं सीड इज नथिंग बट फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। अब मैच्योर सीड जो है इसके 3 टाइप्स हो सकते हैं, एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस या फिर पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या है ये बाद में देखेंगे, एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस पहले देखते हैं। एल्ब्यूमिनस यानी कि हमको पता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म डेवलप हो जाता है। क्यों? क्योंकि एंडोस्पर्म थोड़ा बहुत जो फूड स्टोर करके रखता है उसका यूज करता है हमारा एम्ब्रियो अपने डेवलपमेंट के लिए।
तो कुछ एम्ब्रियो होते हैं बड़े स्वार्थी, बड़े सेल्फिश, वो सोचते हैं कि भाई जितना एंडोस्पर्म है ये सारा का सारा मैं खा जाऊंगा, क्यों, क्योंकि ये बना ही मेरे लिए है ना, मैंने इतना वेट किया, अपनी ग्रोथ को डिले किया, क्यों, इसके न्यूट्रिशन की वजह से कि ये मुझे न्यूट्रिशन देगा, मैं ग्रो करूंगा, तो ये सारा का सारा एंडोस्पर्म मैं खा जाऊंगा। ठीक है, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं नहीं भाई थोड़ा सा खाऊंगा, थोड़ा सा रहने दूंगा, जितनी की जरूरत है उतना लेता हूँ, बाकी रहने देता हूँ, है ना। तो जिसमें थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म रह जाएगा उसको एल्ब्यूमिनस बोलेंगे, जिसमें थोड़ा बहुत भी एंडोस्पर्म नहीं रहेगा, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन एल्ब्यूमिनस या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस। इतनी बात समझ में आ रही है। एग्जाम्पल क्या है, एल्ब्यूमिनस का एग्जाम्पल है व्हीट, मेज, बार्ले, कैस्टर। नॉन एल्ब्यूमिनस का एग्जाम्पल है पी और ग्राउंडनट। अब पेरिस्पर्म क्या है, कई बार कुछ सीड्स में जो न्यूक्लियस है जो कि एम्ब्रियो सैक को सराउंड करता है वो थोड़ा बहुत रह जाता है, ठीक है, मेच्योर सीड में। तो जिस भी सीड में थोड़ा बहुत न्यूक्लियस रह जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्पर्म। एग्जाम्पल क्या है भाई, एग्जाम्पल है ब्लैक पेपर या फिर बीट। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो हम लोग बढ़ेंगे एनसीईआरटी रीडिंग पे। वाओ, व्हाटएवर हैपेंड इट हैपेंड फॉर अ गुड रीजन। चलो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ तक हम लोग पढ़ लेते हैं ना, यहाँ तक हमने चीजें कंप्लीट कर ली है। स्टार्ट करते हैं। इन एंजियोस्पर्म्स द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने पढ़ा एंजियोस्पर्म्स की अगर हम बात करें तो सीड क्या है भाई, फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल रिजल्ट है हमारे किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, है ना। फिर क्या बोल रहा है, एंड एज इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड को ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल बोलते हैं। सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट, ये तो हम बात की बातें करेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ सीड कोट एस, यानी कि किसी में सिंगल कोट भी हो सकता है, किसी में डबल कोट भी हो सकता है। कॉटिलिडन्स सिंगल भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकता है, आप समझ सकते हैं कैसे, है ना। और उसके बाद एम्ब्रियोनल एक्सिस, मैंने वहां पे एम्ब्रियोनल एक्सिस लिखा था, यहाँ पे सीधा सिंपल एम्ब्रियो एक्सिस लिखा हुआ है, तो इससे आपको कंफ्यूज होना नहीं है, ठीक है। जो कॉटिलिडन्स है इनके बारे में एक स्पेशल बात लिखी गई है कि ये सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कैसे होते हैं, थिक और स्वॉलन होते हैं। थिक और स्वॉलन क्यों होते हैं, मान लो आपका एक बलून था, आपने जब तक उस बलून में हवा नहीं मारी तब तक वो बलून पिचका सा रहेगा, लेकिन अगर आपने उसमें हवा डाल दिया, उसके अंदर पानी डाल दिया तो वो फूल जाएगा, स्वॉलन हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही जब हमारे कॉटिलिडन के अंदर फूड रिजर्व स्टोर हो जाता है तो ये कैसा हो जाता है, थिक और स्वॉलन। इतनी बात आपको समझ में आई, पक्का। अब देखिए आपका मेच्योर सीड जो है ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म, है ना, तो एंडोस्पर्म रहेगा या नहीं रहेगा इसके बेसिस पे तीन टाइप में डिवाइडेड है, दो टाइप में डिवाइडेड है, नॉन एल्ब्यूमिनस जिसको ही हम लोग एक्स एल्ब्यूमिनस में बोलते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड, और आखिरी आते हैं आपके पेरिस्पर्म, ये आपका न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट है। न्यूक्लियस अगर रहेगा तो पेरिस्पर्म कहलाएगा, है ना, न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो नॉर्मल सीड। अब उस नॉर्मल सीड में भी आपका नॉन एल्ब्यूमिनस है कि एल्ब्यूमिनस, ये आपको पता लगाना है। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस सीड क्या होते हैं, have no residual endosperm, यानी कि जितना भी एंडोस्पर्म बना था वो सारा कंज्यूम कर लिया किसने, हमारे डेवलपिंग एम्ब्रियो ने, ठीक है। डेवलपिंग एम्ब्रियो ने क्या कर लिया, सारा का सारा कंज्यूम कर लिया। एग्जांपल क्या है, पी और ग्राउंडनट। जब हम एल्ब्यूमिनस सीड की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा पार्ट रिटेन रह जाता है किसका, एंडोस्पर्म का, ठीक है, यानी कि नॉट कंप्लीटली यूज्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, व्हीट, मेज, बार्ले एंड कैस्टर, बार्ले, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ओकेजनली बोल रहा है, यहाँ पे कुछ सीड्स में क्या होता है, ब्लैक, जैसे कि ब्लैक पेपर एंड बीट, इसमें रेमिनेंट्स रह जाते हैं किसके, आपके न्यूक्लियस के, ठीक है। किसके रेमिनेंट्स रह जाते हैं भाई, न्यूक्लियस के, यानी कि रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूक्लियस अगर किसी सीड में रहता है जैसे कि ब्लैक पेपर एंड बीट, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्पर्म। इतनी बात आपको समझ में आ गई, पक्का समझ में आ गया। नॉन एल्ब्यूमिनस, एक्स एल्ब्यूमिनस किस बेसिस पे डिफरेंशिएटेड था कि एंडोस्पर्म है या नहीं। पेरिस्पर्म कब बोलेंगे, जब न्यूक्लियस का थोड़ा बहुत पार्ट क्या हो जाए, पीछे छूट जाए और एम्ब्रियो क्या कर जाए, डेवलप करके मेच्योर सीड बना ले। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आते हैं इधर। अब हम लोग नीचे की चीजें पढ़ने वाले हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ ताकि आपको दिखे, है ना। आई होप ये चीजें आपको दिख रही होंगी। फ्रूट्स हम बाद में पढ़ेंगे, इसलिए फ्रूट्स को अभी हम लोग हाइड कर देते हैं, नहीं हो सकता तो छोड़ो। देखो अब हम लोग पढ़ने वाले सीड मैच्योरेशन एंड डोरमेंसी। और सीड मैच्योरेशन एंड डोरमेंसी क्या होती है, ये चीजें हम लोग पढ़ने वाले। तो सीड मैच्योरेशन में बेसिकली इंटेगुमेंट जो होता है वो सीड कोट बनाता है ना। मैंने पीछे वाले आपके स्लाइड में बताया कि आपका सीड कंसिस्ट करता है तीन चीजें, सीड कोट,
कॉटिलिडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो कॉटिलिडन आपको पता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस भी आपको पता है। सीड कोड क्या है? सीड कोड क्या है? अगर मैं बना लूं फिर से एनाट्रोपस ओव्यूल, तो ये जो बाहर की चीज दिख रही है ना आपको, ये जो बाहर की चीज दिख रही है आपको, ये वाली, इसके अंदर फिर ये एम्ब्रियो सैक, ये न्यूक्लियस, ये जो बाहर की चीजें दिख रही है ना, ये है इंटीग्यूमेंट। ये क्या है भाई? इंटीग्यूमेंट। यही आगे डेवलप करके क्या बना देते हैं? ये जब आगे डेवलप करते हैं तो ये क्या बना देते हैं? सीड कोट। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? पक्का। एनाट्रोपस ओव्यूल की अगर हम बात करें, एंजियोस्पर्म्स में जो मोस्ट कॉमन ओव्यूल होता है एनाट्रोपस ओव्यूल, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें 2 इंटीग्यूमेंट्स होते हैं। जब आपका एम्ब्रियो सैक जो है उसके अंदर का एग फर्टिलाइज हो जाता है मेल गैमेट से, यानी कि जनरेटिव सेल से, तो हमारा ओव्यूल क्या कहलाता है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। फर्टिलाइज हो गया हमारा ओव्यूल तो आगे डेवलप करेगा। इस डेवलपमेंट में जो आपका इंटीग्यूमेंट है उसका भी डेवलपमेंट होता है, और वो क्या बना लेता है? सीड कोट। और ये बहुत ज्यादा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, टफ एंड हार्ड होता है। ठीक है, ये इतना हार्ड होता है कि आपके एम्ब्रियो को आराम से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। और ये बात समझ में? चलिए, इसके बाद यहाँ पे होते हैं कुछ माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या था भाई? माइक्रोपाइल क्या था? माइक्रोपाइल नीचे वाला रीजन था, है ना। माइक्रोपाइल नीचे वाला रीजन था जहां पे क्या बन रहा था? जाइगोट। तो ये जब एम्ब्रियो आपका डेवलप कर रहा होता है, जब मैच्योर सीड बना लेता है, तो क्या होता है कि जो हमारा माइक्रोपाइल है वो एक स्मॉल पोर की तरह एक्ट करता है इन द सीड। क्या चीज का फंक्शन क्या है इसका? ये फैसिलिटेट करता है एंट्री किसकी? ऑक्सीजन और वाटर की। किसमें? सीड में। किस वक्त? जर्मिनेशन के वक्त। आ रही है बात समझ में? माइक्रोपाइल जो रीजन था जहां पे क्या बन रहा था? जाइगोट। और फिर उसके बाद वहां पे क्या बन रहा था? एम्ब्रियो। फिर एम्ब्रियो डेवलप करके क्या बना रहा था? सीड। तो जब सीड डेवलप हो जाता है तो आपका माइक्रोपाइल जो है वो एक पोर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, पोर की तरह एक्ट करता है। किसमें? सीड में। यानी मान लीजिए कि अगर मैं ऐसा सीड बना दूं, ये हटाओ, एक बहुत अच्छा सीड का एग्जाम्पल दिया गया है वहां पे। अगर मैं ऐसा एक सीड बना दूं तो एक पोर की तरह एक्ट करता है। ये पोर क्या है? ये पोर है माइक्रोपाइल। ये है एक चना। ये क्या है भाई? एक चना। ठीक है, तो इस चने में जो पोर है ये है माइक्रोपाइल। ये किसकी एंट्री करेगा? एंट्री ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन एंड H2O यानी वाटर इनटू द सीड। आ रही है बात समझ में? क्या है भाई? सीड के अंदर ऑक्सीजन और आपके वाटर, इन्हीं दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट है हमारे सीड को डेवलप करने के लिए। टेम्परेचर भी एक रिक्वायरमेंट है, तो वो तो बाहर से मिलेगा ना ऑब्वियसली। तो सीड को जो रिक्वायरमेंट है अंदर जाने की, किसकी रिक्वायरमेंट पाई? O2 की और H2O की यानी वाटर की। तो वो दोनों चीजें एंटर करवाने में कौन हेल्प करता है? आपका माइक्रोपाइल। इतनी बात समझ में आई? पक्का। अब देखिए फिर क्या बोल रहा है कि एक चीज और होती है डिहाइड्रेशन। जब आपका सीड मैच्योर कर देता है ना तो ये डिहाइड्रेट हो जाता है, यानी इसमें मॉइस्चर कंटेंट जो है वो ड्रॉप कर जाता है। कितने से? 10 से 15% बाय मास। ये बात समझ में? यानी कि जब आपका सीड मैच्योर कर जाएगा, है ना, मैच्योर सीड में बदल जाएगा, तो आपका जो मॉइस्चर कंटेंट है आपके सीड में वो 10 से 15% क्या कर जाएगा? ड्रॉप कर जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई? इतनी बात आपको समझ में? ये क्यों जरूरी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है इसका थोड़ा सा हम लोग यहाँ पढ़ेंगे और थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। ठीक है, डोरमेंसी क्या है? डोरमेंसी क्या है? ये एक स्टेट है ऑफ मेटाबॉलिक इनएक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा एस्टिवेशन एंड हिबरनेशन। ठीक है, एस्टिवेशन एंड हिबरनेशन, उसमें क्या होता है? ये एनिमल्स की डोरमेंसी है। जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, आपने देखा होगा, है ना, जब पोलर बियर होता है तो उसके जीवन में जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो वो एक क्या करता है, एक वार्म जगह जाके क्या कर जाता है? सो जाता है बहुत टाइम के लिए, है ना। ऐसे ही हमारे एस्टिमेशन एंड हिबरनेशन बेसिकली क्या है? एनिमल्स की डोरमेंसी। जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो वो लोग 6-6 महीने तक क्या कर जाते हैं? सो जाते हैं, यानी उनके अंदर का जो मेटाबॉलिक जो रेट है वो क्या कर लेते हैं? वो लोग कम कर लेते हैं, स्लो डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी डोरमेंसी, अगर हमारे ऐसी कंडीशंस जब हमारे मेटाबॉलिक रेट जो है स्लो हो जाता है, ऐसी कंडीशन अगर सीड के जीवन में आती है तो उस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? डोरमेंसी। क्या बोलते हैं भाई? डोरमेंसी। डोरमेंसी क्या है? अगेन, डोरमेंसी यानी वो स्टेट जहां पे हमारे सीड के जीवन में एक अनफेवरेबल कंडीशन आई है जिसकी वजह से उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो इनएक्टिव हो गया है, यानी कि बेसिकली स्लो डाउन हो गया है। स्लो डाउन हो गया है। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में?
पक्का हमारा जो सीड है उसके जीवन में एक डोरमेंसी की स्टेज आई, जिसकी वजह से, जिसमें बेसिकली उसके जीवन में एक अनफेवरेबल कंडीशन आ गई जहां पे वो ग्रो करना अफोर्ड नहीं कर सकता था। अगर वो ग्रो करता तो वो मर जाता। और ये बात समझ में, तो ये वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए उसने क्या किया, डोरमेंसी यानी कि एक ऐसा स्टेट जहां पे मेटाबॉलिक रेट जो है वो इनएक्टिव हो जाता है या फिर स्लो डाउन हो जाता है, इसमें वो अपने आप को क्या कर लेता है, कैद कर लेता है तब तक जब तक एक फेवरेबल कंडीशन नहीं आ जाती। कब तक भाई? जब तक एक फेवरेबल कंडीशन नहीं आ जाती, यानी एक ऐसी कंडीशन जहां पे वो अपने आप को ग्रो करवा सकता है। और ये बात समझ में, जहां पे एक ऐसी कंडीशन जहां पे अच्छा सा क्या है, मॉइस्चर है, O2 है, टेम्परेचर है, जब ये सारी चीजों वाली कंडीशन आएगी तो डोरमेंसी में एंटर किया हुआ सीड वापस से क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और अपने आप को ग्रो कराना चालू कर देता है। और ये बात समझ में, एक और बार रिपीट करूं, डोरमेंसी वो स्टेज है जहां पे सीड जो है वो अपनी जर्मिनेशन रोक देता है, मेटाबॉलिक रेट स्लो डाउन हो जाता है, किसकी, एम्ब्रियो की। और ये बात समझ में, और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आती है, फेवरेबल कंडीशन से मतलब क्या, जब मॉइस्चर अच्छा, O2 अच्छा और टेम्परेचर अच्छा हमारे लायक, तो वो सीड बोलता है कि भाई अब तो अच्छे दिन आ गए, अब हम क्या करेंगे भाई, अपना जर्मिनेशन स्टार्ट कर देंगे, अब मस्त एक नंबर प्लांट बनाएंगे। और ये बात समझ में, ओके। फिर ये चीज आपको समझ में आ गई क्या? ओके, एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं गाइस। ध्यान से सुनो। ओके, क्या बोल रहा है कि इंटीग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल हार्डन एंड टफ प्रोटेक्टिव सीड of ovule harden as tough protective seed coats, the micropyle remains as a small pore in the seed coat। यानी कि जो आपका इंटीग्यूमेंट है वो डेवलप करता है किसमें, टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट में, ठीक है। और ये किसको प्रोटेक्ट करता है भाई, एम्ब्रियो को, जो कि सीड के अंदर है। फिर ये बोलता है कि जो आपका माइक्रोपाइल है वो कैसा रह जाता है हमारे सीड पे, एक स्मॉल पोर की तरह। और ये बात समझ में, सीड कोट पे एक स्मॉल पोर की तरह रह जाएगा और इसका काम क्या है भाई, फैसिलिटेट करता है एंट्री किसकी, ऑक्सीजन और वाटर की, किसमें, सीड में। कब, जर्मिनेशन के टाइम। और ये बात समझ, इतनी बात समझ में आ रही है? ओके। फिर बोलता है एज द सीड मैच्योर्स इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड एंड द सीड बिकम्स रिलेटिवली ड्राई, 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास, यानी कि इतना मॉइस्चर बाय मास उसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है जब सीड मैच्योर करता है। इन जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लोज डाउन, है ना यानी कि मान लीजिए अगर 100% मेटाबॉलिक रेट था तो वो स्लो हो जाता है, सपोज 50% हो जाता है। ऐसा जनरल कोई डेटा है नहीं, मैं ऐसा एग्जांपल बता रही हूँ, एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो एम्ब्रियो का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो कैसी हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। द एम्ब्रियो मे एंटर अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी कॉल्ड डोरमेंसी। और ये बात समझ में, यानी कि जब ये सारी चीजें होती है, अनफेवरेबल कंडीशन आता है, तो हमारा जो सीड है वो एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाता है जहां पे वो टेम्परेरीली इनएक्टिव होता है। और ये बात समझ में, और टेम्परेरीली इनएक्टिव मतलब मर गया क्या, नहीं, जिंदा है, उसका बस मेटाबॉलिक रेट क्या हो गया है, स्लो हो गया है और वो जर्मिनेट नहीं कर रहा है। और ये बात समझ में। फिर क्या होता है, इफ फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल, adequate moisture, oxygen and suitable temperature, they germinate। यानी कि जब अनफेवरेबल कंडीशन चली जाती है, फेवरेबल कंडीशन आ जाती है, तो हमारा सीड क्या बोलता है, चलो अब हमारा वक्त आ चुका है, हम लोग क्या करेंगे, जर्मिनेट करना चालू करेंगे, एक बढ़िया सा प्लांट बनाएंगे। और ये बात समझ में, डोरमेंसी समझ में आया। डोरमेंसी यानी एक ऐसा स्टेट जहां पे हमारा सीड जो है वो अपना जर्मिनेशन बंद कर देता है, टेम्परेरीली इनएक्टिव हो जाता है। टेम्परेरीली इनएक्टिव होना मतलब मर जाना नहीं, जिंदा है, बस उसका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो गई है और वो जर्मिनेट नहीं कर रहा, ठीक है। इतनी चीजें अब हम लोग पढ़ेंगे आगे। ओके, ठीक है, फ्रूट आ गया है, फ्रूट देख लेते हैं। फ्रूट देख लेते हैं, है ना, चलो चलो लेट्स स्टार्ट। फिर से हाँ, फ्रूट क्या है, फ्रूट देखो, फ्रूट बेसिकली जब आपका फ्रूट के देखिए 3 टाइप्स है, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ये पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रूट आखिर है क्या, ठीक है। ये अगर आपने पढ़ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम फ्रूट किसको कहते हैं, ठीक है। ट्रू फ्रूट क्या होता है, ये डेवलप करता है सिर्फ और सिर्फ ओवरी से, मोस्ट कॉमनली, ठीक है। जब आपकी ओवरी डेवलप करके एक स्ट्रक्चर को ये बना रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू फ्रूट। क्या बोलेंगे भाई, ट्रू फ्रूट। फॉल्स फ्रूट कब बोलेंगे, जब आपका थैलेमस भी कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट को बनाने में। जनरली आपका क्या होता है, जनरली आपका जो ओवरी है वो क्या बनाती है,
डेवलप करके बल्ज होके क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। लेकिन जब ओवरी अपना काम कर रही हो, बीच में थैलेमस भी घुस जाए कि नहीं मैं भी तुम्हारा हेल्प करूंगा, तो हम क्या बोलेंगे, कैसा फ्रूट बन रहा है भाई, फॉल्स फ्रूट बन रहा है। आ रही है बात समझ में? जब थैलेमस कंट्रीब्यूशन कर दे फ्रूट को बनाने में, जब थैलेमस से फ्रूट बन जाए तो हम क्या बोलेंगे भाई, किसका फॉर्मेशन हो गया है, फॉल्स फ्रूट का। एग्जांपल क्या है, एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैशू। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या बोलते हैं, अगर कोई फ्रूट बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल नहीं बनेगा, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल नहीं होगा तो उसमें सीड नहीं आएगा। तो यानी सीडलेस फ्रूट अगर हम बना रहे हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर कोई हम फ्रूट बना रहे हैं, तो उस फ्रूट को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। एग्जाम्पल क्या है, बनाना। अरे ये बात समझ। अब कोई इंसान बोले कि देखो बिना फर्टिलाइजेशन के तो फ्रूट बन ही नहीं सकता, कैसे बनाएंगे, तो हो सकता है हमने इसका डेवलपमेंट कैसे किया, इंड्यूस्ड बाय ग्रोथ हार्मोन। हमने हो सकता है कि ग्रोथ हार्मोन्स देके इस पार्थिनोकार्पिक फ्रूट को बनवाया। आ रही है बात समझ में? बनाना में नेचुरल पार्थिनोकार्पिक, बहुत सारी चीजों में हम लोग करवाते हैं, लेकिन यहाँ हमने करवाया नहीं है, यहाँ नेचुरली हमारे नेचर ने किया है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। फ्रूट तीन टाइप के हो सकते हैं, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ट्रू फ्रूट कब, जब ओवरी आपका डेवलप करके फ्रूट बनाए। फॉल्स फ्रूट कब, जब थैलेमस आपका ग्रो करके फ्रूट बनाए। एग्जांपल क्या है, एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैशू। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कब, जब विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बने। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल नहीं बनेगा, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल नहीं बनेगा तो आगे जाके वो सीड भी नहीं बनाएगा, यानी पार्थिनोकार्पिक फ्रूट में आपका सीड प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि ये कैसे होते हैं, सीडलेस। एग्जांपल क्या है, बनाना। अब इसका हो सकता है हमने ग्रोथ हार्मोन दे देके इसका क्या कराया हो, ग्रोथ करवाया हो आर्टिफिशियल, और बनाना में हमारा क्या होता है, नेचुरल पार्थिनोकार्पिक होता है, इसलिए आपको बनाना में सीड्स देखने नहीं मिलेगी। इतनी बात समझ में आई? समझ में आया है तो हम लोग एनसीईआरटी रीडिंग लगा लेते हैं ना। चलिए, ओके। एज ओव्यूल, ओके सॉरी, एज ओव्यूल मैच्योर्स इनटू सीड, द ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। ठीक है, जब ओव्यूल आपका सीड बनाता है तो ओवरी आपकी क्या बनाती है, फ्रूट। और जब ओवरी आपकी फ्रूट बनाए तो ऐसे फ्रूट को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, ऐसे फ्रूट को हम लोग बोलते हैं, अरे कहाँ गया, एक मिनट गाइस, यहाँ पे दिख नहीं रहा है मुझे, ट्रू फ्रूट करके यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, अच्छा नीचे है, एक मिनट। यस, यहाँ पे हमने क्या बोला है कि इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स बाय द टाइम द फ्रूट डेवलप्स इनटू ओवरी, अदर फ्लोरल पार्ट्स डीजेनरेट एंड फॉल ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने नोट्स में नहीं लिखा है, मैं ऐड करवा दूंगी। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि जब आपका फ्रूट डेवलप होना स्टार्ट करता है, किससे, ओवरी से, तो जितने अदर फ्लोरल पार्ट्स जैसे कि पेटल्स हो गए, जैसे कि आपका एंथर हो गया जो मेल गैमेट है, मेल पार्ट जो है वो हो गया अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो, और आपके जितने भी फ्लोरल पार्ट्स बाकी के सेपल्स हो गए, पेटल्स हो गए, मेल वाला जो पार्ट है वो सारे क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। और ये बात समझ में? फिर बोलता है however in a few species such an apple, strawberry, cashew, the thalamus also contributes into fruit formation. Such fruits are called false fruit. यहाँ true fruit का भी लिखा हुआ है, ठीक है, देख लेते हैं। Most fruits however develop only from the ovary and are called ट्रू फ्रूट। जब ओवरी फ्रूट बना रही हो तो क्या बोलेंगे, ट्रू फ्रूट, और जब थैलेमस बना रहा हो तो क्या बोलेंगे, फॉल्स फ्रूट। जब ओवरी आपका फ्रूट बनाने में हेल्प करती है तो जितने बाकी के फ्लोरल पार्ट है, सेपल्स हो गए, पेटल्स हो गए, मेल वाला पार्ट हो गया, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं। यहाँ पे लिखा है। एक चीज और देख लो कि जब ओव्यूल मैच्योर होता है सीड में तो आपका ओवरी डेवलप करती है किसमें, फ्रूट में। इतनी बात समझ में? यानी बेसिकली क्या लिख रहा है, ओव्यूल जो है वो डेवलप करके क्या बनाएगा कि भाई सीड, और इसी वक्त ओवरी जो है आपकी वो डेवलप करके क्या बनाएगी, फ्रूट। ठीक है, इतनी बात समझ में? फिर क्या बोल रहा है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड्स साइमल्टेनियसली। यानी ऐसा नहीं होता कि पहले सीड बना लो फिर फ्रूट बनाएंगे, ऐसा नहीं होता। सीड और फ्रूट दोनों का फॉर्मेशन वाया ओव्यूल एंड ओवरी रिस्पेक्टिवली, ये सब कैसे होते हैं भाई, साइमल्टेनियसली होते हैं। ठीक है, यानी सिंक्रोनाइजेशन में होता है। फिर क्या बोल रहा है, द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड द पेरिकार्प। यानी कि ये जो वॉल है ये एक्चुअली स्टिग्मा भी गिर जाता है। ठीक है, स्टिग्मा भी क्या हो जाता है,
फॉल ऑफ हो जाता है। स्टिग्मा की भी अब कोई जरूरत नहीं, तो स्टिग्मा भी फॉल ऑफ हो जाएगा। कौन कौन से पार्ट फॉल ऑफ हो जाएंगे? मेल पार्ट, आपका सेपल्स, पेटल्स और आपका क्या? स्टिग्मा। ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं? फॉल ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टिग्मा हटा दो। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है भाई? ये हमारी ओवरी और इसके अंदर है हमारा क्या? ओव्यूल, जो कि कैसा हो गया है? फर्टिलाइज्ड। ठीक है, अब ये ओव्यूल जो है आगे जाके क्या बनाएगा? सीड। इसी वक्त हमारा ओवरी आगे जाके क्या बनाएगा भाई? फ्रूट। तो आपको पता होगा कि कोई भी जो फ्रूट है उसकी आउटर लेयर होती है, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प। तो वो जो, मान लो कि अगर मैं एक मैंगो का फ्रूट बना लूं, ये मान लो कि, अरे मैंगो कैसे बनाते हैं? अभी मैंगो नहीं बन रहा, ऐसे बनाते हैं मैंगो। ठीक है, ये आपका मैंगो है। ये मैंगो की आउटर लेयर जो है इसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प। ठीक है, अब क्योंकि ये फ्रूट की आउटर लेयर है और फ्रूट बन रहा है ओवरी से, तो पेरिकार्प किससे बनेगा? हमारे ओवरी की आउटर लेयर से। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड द पेरिकार्प। फ्रूट का जो आउटर वॉल है इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प। और पेरिकार्प क्योंकि आउटर लेयर है फ्रूट का और फ्रूट बन रहा है आपके ओवरी से, तो ओवरी की जो आउटर लेयर है वो बनाएगी किसको? हमारे पेरिकार्प को। इतनी बात समझ में आ रही है? ओके, ये 2 पॉइंट है जो मैं ऐड कर दूंगी, इसमें कोई भी इश्यू नहीं है। ठीक है, द फ्रूट में बी फ्लैशी एज इन गुआवा, ऑरेंज, मैंगो एक्सेट्रा, और मे बी ड्राई एज इन ग्राउंडनट, मस्टर्ड एक्सेट्रा। ठीक है, मेनी फ्रूट्स हैव डेवलप्ड मैकेनिज्म फॉर डिस्पोजल ऑफ एक्स वाई जेड। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा जिसकी आपको जरूरत है ना? चलिए, अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, चेंज। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं क्या? देखो यहाँ पे मुझे कुछ चीजें ऐड करनी है, 2 चीजें ऐड करनी है, और आपको पता है क्या? ऐड करके आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सीड, यानी बेसिकली एंजियोस्पर्म में हमारे सीड का क्या एडवांटेज है। पहली चीज डिपेंडेबिलिटी, डिस्पर्जल और नरिशमेंट, आगे और 3 है। ठीक है, तो पहले डिपेंडेबिलिटी समझ लेते हैं। देखिए, जो हमारे लोअर प्लांट्स है इनको पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन कराने के लिए जरूरत होती है वाटर की, लेकिन अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो वहां पे पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन या फिर सीड फॉर्मेशन के लिए वाटर की कोई भी जरूरत नहीं है, यानी कि सीड फॉर्मेशन इन एंजियोस्पर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। आ रही है बात समझ में? जितने लोअर हैं, लोअर प्लांट्स जैसे कि आपके हो गए ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, इन लोगों को पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरत होती है आपके वाटर की, लेकिन हमारे एंजियोस्पर्म जो कि हायर प्लांट्स है उनको सीड फॉर्मेशन किससे होगा? पॉलिनेशन या फिर आपके फर्टिलाइजेशन से। तो इसमें सीड फॉर्मेशन में हमारे एंजियोस्पर्म्स को वाटर की जरूरत नहीं है, अनलाइक लोअर प्लांट्स। ठीक है, चलिए फिर डिस्पर्सल, यानी कि सीड्स का एक जगह से उड़ के दूसरी जगह जाना। तो इसके लिए इन्होंने क्या लिया है? बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर स्प्रेडिंग टू न्यू हैबिटाट, यानी कि हमारे जो एडवांस, हमारे जो हायर प्लांट्स है जिनका नाम है एंजियोस्पर्म्स, उन्होंने ऐसी कुछ स्ट्रेटजीज को अडेप्ट किया है, ऐसी कुछ चीजें, न्यू चीजें सीखी है, जिससे डिस्पर्जल ऑफ सीड, यानी कि सीड्स का दूसरी न्यू जगह जाना, न्यू जगह डिस्पर्स होना काफी ज्यादा क्या हो गया है? इजी हो गया है। फिर ये बोल रहा है नरिशमेंट, यानी कि ये लोग लार्ज फूड रिजर्व अपने अंदर रखते हैं। और ये बात समझ में, ये जितने सीड्स है ये अपने अंदर क्या रखते हैं? बहुत सारा फूड रखते हैं ऑलरेडी प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि जैसे ही हम डेवलप करेंगे तो जो हमारे यंग सीडलिंग्स हैं, वो खुद का फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, यानी खुद का खाना नहीं बना पाएंगे, तो उनको खाना हमको ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसलिए ये लोग अपने अंदर लार्ज फूड रिजर्व भी प्रेजेंट रखते हैं। इतनी बात समझ में? फिर ये बोलता है, फिर ये क्या बोलता है? अभी इसको थोड़ा छोटा करते हैं। फिर ये बोलते हैं भाई कि ये चौथा काम है इनका प्रोटेक्शन का, वेरिएशन का और एग्रीकल्चर का। प्रोटेक्शन कैसे? हमको पता है कि जो हमारा इंटीग्यूमेंट था वो टफ, हार्ड और प्रोटेक्टिव सीड कोट बना रहा था। तो ये जो सीड कोट है ये प्रोटेक्ट करता है किसको? हमारे एम्ब्रियो को। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, फिर क्या बोलता है? वेरिएशन यानी बीइंग अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट प्रोवाइड्स जेनेटिक डाइवर्सिटी। हमने सबसे पहला चैप्टर
जो सबसे पहले नहीं, एक्चुअली दूसरा चैप्टर यूट्यूब पे हमने जो पढ़ाया था जिसका नाम था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, वहां हमने देखा था कि जब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वहां पे क्या होगा भाई, जेनेटिक वेरिएशन आएगा, ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन आएगा यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी आएगी। तो क्योंकि यहाँ पे भी हमारे प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो ये प्रोवाइड करता है किसको, जेनेटिक डाइवर्सिटी को। इतनी बात समझ में। फिर ये बोलता है एग्रीकल्चर, मैंने बोला था कि जो डोरमेंसी वाली चीज है ना, जो डिहाइड्रेशन वाली चीज है वो बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। क्यों जरूरी है, एग्रीकल्चर के लिए। मान लीजिए कि आपको कोई तो भी एक प्लांट है जिसका बहुत अच्छा टाइम है जर्मिनेट करवाने का दिसंबर में, लेकिन उसके सीड्स आपको मिल गए जनवरी में, ठीक है, तो अगर वो सीड डिहाइड्रेट नहीं करेगा, डोरमेंसी में नहीं जाएगा तो खराब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी फेवरेबल कंडीशन है ठंडी, आप उसको जर्मिनेट करा रहे हो गर्मी में। वैसे जनवरी में भी गर्मी होती है तो हम समझते हैं जून में आ रहा है, ठीक है, तो जून में मानो अगर कोई ऐसा सीड आ रहा है जिसकी फेवरेबल स्टेट है ठंडी वाली, ठीक है, तो अब उसके सीड्स को डोरमेंसी में जाना पड़ेगा यानी डिहाइड्रेट करवाना पड़ेगा। तो जब आप उसको डिहाइड्रेट और डोरमेंसी में नहीं भेजोगे तो वो तो जर्मिनेट कर जाएगा, इससे वो खराब हो जाएगा। तो खराब होने से बचाने के लिए और दिसंबर में उसका क्रॉप उगाने के लिए, उसको खेत में डालने के लिए डोरमेंसी और डिहाइड्रेशन का बहुत बड़ा क्या है, इंपॉर्टेंस है। यानी कि डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी आर क्रूशियल फॉर स्टोरिंग सीड फॉर फूड एंड फ्यूचर क्रॉप्स। यानी कि ऐसा भी हो सकता है ना, मान लीजिए कि आपको बहुत सारा सीड मिल गया और वो क्या हो गए, अचानक पूरे पृथ्वी में बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड आके गिर गया है और कुछ ही लोग बचे हैं, लेकिन उनके अंदर इतना दिमाग था, उन्होंने पहले ही सोच के रखा था अगर ऐसी कोई कंडीशन आई तो फूड कैसे उगाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, सीड को डोरमेंसी में डाल के रखा था और अब क्या हो गया, एस्ट्रॉइड चला, जो हमारा एस्ट्रॉइड था वो चला गया है और अब क्या हो गया, हमको क्रॉप्स उगाने की जरूरत है। तो वो क्या करेंगे, डोरमेंसी में डाले हुए सीड को लेकर आएंगे और उगाना चालू कर देंगे। और ये बात समझ में, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशंस ह्यूमन की भी लाइफ में आ सकती है, तो उन फ्यूचर क्रॉप्स को उगाने के लिए हमने क्या किया है, सीड को डोरमेंसी में भेजना और उसका डिहाइड्रेट होना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है, ठीक है। इस लाइन को मैंने जितना अच्छा समझाने की कोशिश की है, जितना अच्छा समझा सकती हूँ उतना अच्छा समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर सिंपल लाइन में इसको समझे तो डोरमेंसी एक ऐसी स्टेज है जहां पे आपका सीड जर्मिनेट नहीं करा था। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मर गया, इसका मतलब बस इतना सा है कि उसका मेटाबॉलिक रेट स्लो डाउन हो गया है और वो टेम्परेरीली इनएक्टिव हो गया है, जर्मिनेट नहीं कर सकता। इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, मान लीजिए कि आपके पास कोई सीड है जो कि ठंडी में डेवलप होता है, लेकिन वो सीड आपको मिल गए गर्मी में। अगर गर्मी में आप उनको डाल दोगे खेत में तो वो लोग तो मर जाएंगे, उनका कोई भी प्लांट नहीं आने वाला। तो ठंडी तक का आपको वेट करना पड़ेगा। ठंडी तक वेट करवाने के लिए आपको उनको डोरमेंसी में भेजना पड़ेगा डिहाइड्रेशन करवा के, ठीक है, ताकि जब जैसे ही ठंडी आए उसको डालो खेत में और वो क्या हो जाए, आराम से ग्रो कर जाए। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, अब ये पढ़ ही लेते हैं, उसके बाद ही आगे जाते हैं। थोड़ा सा और ऊपर आ जाओ भाई। ओके, इतना ही है, ओके फाइन। क्या बोलता है, सीड वायबिलिटी रिकॉर्ड, यानी कि कौन सा सीड कितने दिन तक वाइबल रह सकता है, डोरमेंसी में रह सकता है लेकिन जिंदा रह सकता है, इसका यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड दिया हुआ है, हम लोग इसको फटाफट पढ़ लेते हैं। सबसे पहली स्पीशीज है ल्यूपाइन की, ठीक है। ल्यूपाइन को हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज, साइंटिफिक नेम जो है इसका वो है ल्यूपिनस आर्टिकस। क्या है भाई, ल्यूपिनस आर्टिकस। इसको नॉर्मल भाषा, नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग इसको ल्यूपाइन भी बोलते हैं। ये कहाँ से आता है, इसका सोर्स क्या है, आर्टिक टुंड्रा, ठीक है, आर्टिक टुंड्रा। और ये 1 stands 100,000 10,000 यानी कि 10,000 कितना भाई, 10,000 साल तक डोरमेंसी में रह सकता है। समझे, कितने साल तक, 10,000 साल तक इंसान की पीढ़ियां मर जाएंगी उतने में। समझे, आपके दादा परदादा के भी परदादा परदादा के भी परदादा ने अगर ये सीड बचा के रखा होगा तो इसको आप आज भी यूज कर सकते हैं। इतना बड़ा इसका डोरमेंसी का क्या है, पीरियड। दूसरा क्या है, हमारे डेट पाम, जिनको साइंटिफिक भाषा में हम लोग, साइंटिफिक नेम इनका क्या है, फीनक्स डैक्टिलीफेरा, ठीक है, फीनक्स डैक्टिलीफेरा। और ये कहाँ से आते हैं भाई, ये किंग हेरोड्स पैलेस से आते हैं, जो कि कहाँ है, डेड सी में। और ये कितने साल तक डोरमेंसी में रह सकते हैं, 2000 साल तक। कितने साल तक रह सकते हैं भाई डोरमेंसी में, 2000 साल तक आपकी डोरमेंसी में ये लोग रह सकते हैं। इनका नाम क्या है, डेट पाम, और ये इनका साइंटिफिक नेम क्या है, फीनक्स डैक्टिलीफेरा। आ रही है बात समझ में। चलिए, अब कुछ ऐसे सीड्स, अब कुछ ऐसे फ्रूट्स का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है जिसका सीड काउंट बहुत ज्यादा क्या है, हाई, जिसमें पहले आते हैं आपके ऑर्किड्स, दूसरे आते हैं आपके ऑरोबेच, और
तीसरे आते हैं आपके स्टेरिगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। 3 ऐसे फ्रूट्स जिनका सीड काउंट बहुत हाई है, पहले क्या है ऑर्किड्स, दूसरा क्या है ओरोबाचे शायद, यस ओरोबाचे, और तीसरा है आपके स्टेरिगा, ठीक है। कई सारी प्रोनाउंसिएशन जो है काफी हार्ड है, बोलते बोलते मेरे मुंह पे जबान पे आती नहीं वो प्रोनाउंसिएशन, लेकिन आपको आनी चाहिए। ऑर्किड्स, ओरोबाचे और स्टेरिगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं फटाफट एनसीईआरटी रीडिंग। आज का टॉपिक है वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि लंबा हो चुका है, मैंने इसको शॉर्ट करने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे पार्थिनोकार्पी के बारे में। फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, ऐसे फ्रूट को हम लोग बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, जैसे कि बनाना। यहाँ पे पार्थिनोकार्पी जो है वो इंड्यूस हो सकती है किससे, ग्रोथ हार्मोन को डाल के, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रोथ हार्मोन देते जाओ, आपका फ्रूट क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और ऐसे फ्रूट्स कैसे होते हैं भाई, सीडलेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइज्ड ओव्यूल ही नहीं आया। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कैसे आता, आपके मेल और फीमेल के फर्टिलाइजेशन से, वो तो हुआ ही नहीं, है ना। Seed offers several advantages to the angiosperm. So significance of seed वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था। Firstly, since reproductive process such as pollination and fertilization are independent of water, seed formation is more dependable. आ रही है बात समझ में, यानी कि यहाँ पे पॉलिनेशन और जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या है, बिल्कुल भी एंजियोस्पर्म्स में वाटर की जरूरत नहीं रहती है, इसलिए हमारा सीड फॉर्मेशन भी क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर है, ठीक है। ऑल्सो सीड्स हैव बेटर अडैप्टिव स्ट्रेटजीज एंड डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटाट्स एंड हेल्प द स्पीशीज to colonize in other areas, यानी इन लोगों ने कुछ बेटर आइडियाज, बेटर स्ट्रेटजीज अडेप्ट की है सीड को न्यू एरिया में डिस्पर्स करने की, ताकि वहां पे उनकी कॉलोनी क्या कर जाए, ग्रो कर जाए। फिर बोला है एज दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व, यंग सीडलिंग्स आर nourished until they are capable of photosynthesis on their own. इनके पास बहुत सारा फूड रिजर्व मटेरियल स्टोर रहता है, जिससे कि आपके यंग सीडलिंग जो अभी फिलहाल अपना फोटोसिंथेसिस करके फूड नहीं बना सकते, उनको भी आराम से ये लोग फूड देते रहते हैं। फिर क्या होता है, द हार्ड सीड को प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो, जो आपका एम्ब्रियो सीड के अंदर, उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, आपका सीड पोट। Being product of sexual reproduction, they generate new genetic combination leading to the variation. Sexual reproduction हर बार क्या करता है, जेनेटिक वेरिएशन दिखाता है, इसलिए यहाँ पे भी जेनेटिक वेरिएशन आता है आपके एंजियोस्पर्म्स के फ्रूट्स में। चलिए, सीड्स इज द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर। डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ द mature seeds are crucial for the storage of seed, which can be used as food throughout the year and also to raise crops in the next season. जैसे मैंने जून दिसंबर बताया था, अगर सीड आपको जून में मिल गए तो नेक्स्ट सीजन यानी कि दिसंबर का आने का वेट करो, और वहां पे आप क्या कर दो, सीड को जर्मिनेट करवा दो। इतने जो 6 महीने का ड्यूरेशन है, इसमें आप सीड को कैसे रखो, डोरमेंसी पीरियड में बनाए रखो। फिर क्या बोलता है, हाउ लॉन्ग, ठीक है इसका यूज कर लेते हैं, लेकिन फिर वो नीचे नहीं होता है, कोई बात नहीं। How long do the seeds remain alive after they are dispersed, यानी कि कब तक, डोरमेंसी पीरियड कितना है, एक बार अगर सीड आपका डिस्पर्स हो गया तो वो कितने दिन तक अलाइव रह सकता है, ठीक है। दिस पीरियड अगेन वेरीज ग्रेटली, यानी कि ये पीरियड अगेन हर सीड के ऊपर डिपेंड करता है। कोई सीड हो सकता है आपका कुछ घंटे में ही, कुछ 30 मिनट के लिए ही आपका अलाइव रहे, है ना। कुछ सीड्स हो सकते हैं आपके 10,000 साल तक अलाइव रहे, है ना, जैसे हमने अभी देखा। चलिए, इन अ फ्यू स्पीशीज सीड्स आल्सो लूज वायबिलिटी विद इन अ फ्यू मंथ्स। कुछ ऐसे सीड्स हैं जिनमें वायबिलिटी कुछ महीने में ही क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। फिर क्या बोल रहा है, सीड्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज आर सेवरल live for several years. Some seeds can remain alive for hundreds of years. There are several records of very old yet viable seeds. यानी कि कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे जिनके सीड्स बहुत पुराने हैं लेकिन अभी तक वायबल है, अभी भी आप उनको उगाओगे तो वो लोग अच्छा खासा प्लांट आपको दे देंगे। ओल्डेस्ट जो है उनमें से, उनका नाम है ल्यूपाइन, जिसका साइंटिफिक नेम है ल्यूपनस आर्टिकस। ये कहाँ से आया था भाई, ये आया था आर्टिक टुंड्रा से, और इसके जो सीड है ये जर्मिनेट एंड फ्लावर्ड आफ्टर द एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 years ऑफ डोरमेंसी, ठीक है। एक जो रिसेंट रिकॉर्ड है, अभी अभी आया हुआ रिकॉर्ड, वो बोलता है कि 2000 साल की इनकी डोरमेंसी है, जिनका नाम क्या है, डेट पाम, साइंटिफिक नेम क्या है, फिनक्स डैक्टिलीफेरा। आ रही है बात समझ में। फिर ये बोल रहा है, डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशन ऑफ किंग हेरोड्स पैलेस, जो कि कहाँ है भाई, डेड सी के पास में। आ रही है बात समझ में। फिर ये बोलता है, फटाफट एनसीईआरटी रीडिंग करा देती हूँ, क्योंकि ना ये हमने ऑलरेडी लिख रखा है, तो इसका कोई ज्यादा इशू है नहीं, ये आप पढ़ लेना, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ से देखते हैं, कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट्स ऑफ विच फ्रूट्स कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, जिनमें पहला है ऑर्किड फ्रूट, दूसरा है
दूसरा है कहाँ है भाई, अच्छा इसमें थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स होते हैं। सिमिलर केस आपको देखने मिलता है एक और पैरासिटिक स्पीशीज में, ठीक है, जिसका नाम है ओरोबाचे एंड स्टेरिगा, यानी कि ये वाला जो है ऑर्किड्स जो है इसमें थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स होते हैं। और ओरोबाचे और स्टेरिगा के बारे में कुछ स्पेशल बात बताइए कि ये कैसे हैं भाई, पैरासिटिक स्पीशीज है। और ये बात समझ में, चलिए और कुछ है क्या, हाउ लार्ज इज द ट्री ऑफ फिकस डेवलप फ्रॉम द टाइनी सीड, हाउ मेनी बिलियंस ऑफ सीड्स does each ficus tree produce? Can you imagine any other example in which such a tiny structure can produce such a large biomass over the year? यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा, जहाँ से भी आपको क्वेश्चन आ सकता था मैंने वो सारी चीजें पढ़ा दी है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा एंड आई होप अगर कोई चीज, ये वाला लेक्चर क्योंकि थोड़ा बड़ा था, मेरे पास टाइम कम था, तो मैंने इसको रैपिडली कवर करा है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें कोई भी चीज छोड़ी है, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा फास्ट हुआ है ना। तो अगर किसी इंसान को ये लेक्चर समझ में नहीं आया होगा, इस लेक्चर में कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो मुझे बताइए, मैं एक और बार रिकॉर्ड करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन इस चीज के लिए रेडी नहीं हूँ कि आपको कुछ समझ ना आए और आप ऐसे ही घर चले जाएं और वापस वीडियो खोल के ना देखें। ये चीज मेरे लिए बड़ा लॉस हो जाएगा, है ना। तो मेरा छोटा लॉस कराइए, मेरे 30, 40, 50 मिनट का लॉस करवाइए, लेकिन मुझे बताइए कौन सा टॉपिक आपको नहीं समझा है और मैं आपके लिए वापस वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन दिस लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हिच इज लेक्चर 11th, which is the last lecture of this chapter, sexual reproduction in flowering plants. Thank you.